चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज जितने लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आशा करते हैं उन्होंने जो है आरओएआर का जो फरवरी 2024 में एग्ज़ाम हुआ था उसको दिया होगा। बात करें आरओएआर में जिसमें ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट इनकी बात करें तो इनमें से आप देखेंगे आप लोगों ने एनालिसिस किया है कि नहीं किया है तो पूरे का पूरे प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है बदल गया है। इसीलिए मैंने क्या लिखा है समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स रिवीजन प्रो पीवाईक्यू किसके द्वारा 2024 से 2013 यानी हम लोग वर्तमान से जो है भूतकाल की तरफ चलेंगे। अगर बात करें दोस्तों ज्योग्राफी की तो ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा सेक्शन पूछा गया है इस बार के आर के एग्जाम में। ठीक है, तो उसमें देखेंगे लगभग 43 क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें आप एनवायरमेंट इकोलॉजी इंक्लूड कर लीजिए और यूपी स्पेशल की ज्योग्राफी इंक्लूड कर लीजिए और वर्ल्ड और इंडिया की ज्योग्राफी इंक्लूड कर लीजिए। तो इस प्रकार आप देखेंगे टोटल 43 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनको हम देखेंगे कि कैसे आयोग अपना पूछने का तरीका बदल रहा है और एक हिदायत देंगे आपको जितने भी लोग आर दे रहे हैं वो यूपी पीसीएस के जितने भी बैक ईयर में ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, यानी आयोग द्वारा जो एग्ज़ाम करवाया जाता है उसमें ज्योग्राफी या किसी भी सब्जेक्ट जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आप ज़रूर देखिएगा। उनकी क्लासेस हमने ली हैं, आप वहाँ से ये वीडियो ज़रूर देखिएगा कैसे आयोग क्वेश्चन पूछ रहा है। जो वन लाइनर रट के गए थे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा घाटा है। बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट से जो है अप्लाइड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भविष्य में जो अभी तो टाइम टेबल नहीं निकला है, जैसे ही आएगा तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। इसीलिए हम आपको अभी से सावधान कर दे रहे हैं। तो इसको हम 4 एपिसोड में करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि आप पूरी तरह डिटेल एनालिसिस देखें, समझें क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। और कई बार तो ऐसा हुआ है इस एग्ज़ाम में कि वर्ल्ड मैप से एक ऑप्शन से यानी कोई लोकेशन है, एक रॉटरडम लोकेशन है, उससे 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया गया है। तो इसको हम 4 एपिसोड में करेंगे। ठीक है? 10 10-10 क्वेश्चन ईच लेक्चर में होगा। वहाँ से आप देख सकते हैं। बात करें क्लासेस की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पेज पर मिलेगी, वहाँ से आप जॉइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले फैक्चुअल क्लासेस चालू करते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया था, सीधे-सीधे क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन आउट था कि हमेशा इससे क्वेश्चन आता है। तो मेजर माउंटेन पासेस हैं, वेस्टर्न घाट से क्वेश्चन आते हैं। तो आप देखेंगे पश्चिमी घाट में विभिन्न दर्रे हैं, जिन्हें घाट कहा जाता है। उनका उत्तर से दक्षिण क्रम आपको सही क्रम बताना था। ऑप्शन 1 थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट। बी थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे। चलिए आपको डायरेक्ट आंसर दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो थाल घाट की बात करें, थाल घाट नासिक को जो है मुंबई से जोड़ता है और इसके अलावा देखेंगे एक भोर घाट है, ये भी महाराष्ट्र में स्थित है, जो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। आप नीचे आ जाएँगे, तमिलनाडु और केरल की सीमा पर आप आ जाएँगे, पाल घाट आपको मिलेगा और पाल घाट में आप देखेंगे तमिलनाडु को कोयम्बटूर को पलक्कड़ जो केरल में स्थित है उसको जोड़ता है। एक गैप और होता है, यानी सेनकोट्टा गैप है। सेनकोट्टा गैप जो देखेंगे तो मदुरई को जो है जोड़ता है त्रिवेंद्रपुरम से, केरल में स्थित है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इसका जो है क्रम पूछा गया है, नॉर्थ से साउथ क्रम पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, उसके बाद आएगा सेनकोट्टा। इसमें थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट के बारे में पूछा है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन अप्लाइड पूछा है। तो आपने कभी न कभी साइंस की क्लास में या अगर आप साइंस बैकग्राउंड नहीं है, तभी आपको बेसिक आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल तक, तो ये सब पढ़ा होगा कि प्रेशर और डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें पढ़ी होगी। उसी से ये जो है अप्लाइड क्वेश्चन पूछा गया है। और इस बार ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं और ये पहली बार नहीं है कि इसमें पूछा गया है, इसके पहले भी बहुत सारी चीज़ों में पूछा जा गया होगा। जैसे एक सिंपल कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, जैसे आप अगर सरफेस पे पढ़ें, यानी अगर मैदानी इलाके में हैं, तो वहाँ पर आपको प्रेशर जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे-जैसे आप ऊँचाई पर जाएँगे, वहाँ पर आपको प्रेशर कम देखने को मिलेगा। ठीक है? एक चीज़ और महसूस करते होंगे, जैसे-जैसे आप ज़मीन पर हैं, तो वहाँ पर प्रेशर जो है ज़्यादा होने की वजह से आपको साँस लेने में, अगर बात करें व्यावहारिक ज्ञान की, तो साँस लेने में तकलीफ़ नहीं होगी। जैसे ही आप ऊपर जाएँगे, वैसे ही आप पे साँस लेने में जो है तकलीफ़ होने लगेगा, यानी प्रेशर कम होता जाएगा। तो आपका ब्लड प्रेशर और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों में आपको एक अंतर देखने को मिलेगा, जिससे आपको साँस लेने में तकलीफ़ होगी। ठीक है? तो ये होता है प्रेशर का रिलेशन। एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर हम कह रहे हैं सतह पर, ठीक है?
अगर हम कह रहे हैं आपसे कि सतह पर प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा मतलब यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है? यानी घनत्व ज़्यादा है, ठीक है? घनत्व कैसे है कि पार्टिकल, ये छोटे-छोटे पार्टिकल जो देख रहे हैं, जो धूल के कण और गैस के कण आप देख रहे हैं, ये आपको सतह पर ज़्यादा मिलेंगे। जैसे-जैसे ऊँचाई में वृद्धि होगी, वैसे एयर मॉलिक्यूल आपको दूर-दूर देखने को मिलेंगे। इससे प्रेशर में कमी आती है और डेंसिटी में भी कमी आती है। और एक चीज़ आपने सुना होगा कि यहाँ पर सबसे पहले देखिए, इसमें कथन और कार्य दिया गया। कथन में क्या कहा गया है? ऊँचाई बढ़ने के साथ पानी के क्वथनांक, क्वथनांक को अगर आपको हिंदी में समझ में आ रहा हो, तो कुछ चीज़ें आपको इंग्लिश में रटी रहनी चाहिए। जैसे इसको क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, ठीक है? कार्य बताया गया है, वायुमंडल दबाव एटमॉस्फेरिक ऊँचाई के साथ बढ़ता है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जैसे आपने सुना होगा कि कुकर में खाना जल्दी जो है पक जाता है। कुकर में अगर चावल पका रहे हैं, तो जल्दी पक जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे प्रेशर जो है ज़्यादा होता है, ठीक है? और वहाँ पर देखेंगे प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस तक जा जाते हैं, जो है खाना जल्दी पका देता है। जैसे ही आप ऊँचाई बढ़ेगी, तो उस वहाँ पर प्रेशर कम होता जाएगा, ठीक है? प्रेशर कम होता जाएगा, तो वो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता जाएगा। कहने का मतलब, जो चीज़ सतह पर 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है उबल रही थी, यानी बॉयल हो रही थी, वही चीज़ आप देखेंगे, तो ऊँचाई पर जाने पर जो है वही चीज़ जो आप देखेंगे 80 डिग्री सेल्सियस पर, या एक मानने के लिए रफली आइडिया 80 डिग्री सेल्सियस पर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। बॉइलिंग पॉइंट वो एक पॉइंट होता है जहाँ पर कोई भी द्रव होता है, वो गैस बनने की अवस्था चालू हो जाती है। सिंपल लैंग्वेज में आपको ये ध्यान रखना है। तो इसमें कथन जो दिया है, ऊँचाई बढ़ने के साथ पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, ये बात सही है, ठीक है? और वहीं अभी मैंने बताया कि वायुमंडल दबाव ऊँचाई के साथ बढ़ता है, तो मैंने नहीं बताया, ये कथ कारण में बताया गया है, ठीक है? मैंने क्या बताया? वायुमंडलीय दबाव ऊँचाई के साथ घटता है, यानी प्रेशर की बात की, ऊँचाई के साथ क्या होता है? घटता है। तो कारण जो है गलत दिया गया है, लेकिन कथन जो है सही, यानी इसमें ऑप्शन ए सही है। तो आपको समझ में आ गया बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, प्रेशर डेंसिटी का रिलेशन क्या है, ठीक है? कैसे सतह पर जो है आप देखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है बॉइलिंग पॉइंट आपको देखने को मिलेगा पानी का। वहीं आप जाएँगे तो ऊँचाई पर, तो बॉइलिंग पॉइंट आपको कम देखने को मिलेगा, यानी कम तापमान भी पर ही जो है पानी उबलने लगेगा, ठीक है? तो ये रिलेशन आपको हर जगह काम देगा। चाहे आपके प्रेशर डेंसिटी की आपको जानना हो, ठीक है? तो ये सारे रिलेशन आपको प्रेशर डेंसिटी और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा, ये सब सारे कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। तो ये इसमें आपको ऑप्शन ए सही है। तो आपको ये चीज़ें फिर से कह रहे हैं, कहीं न कहीं घुमा फिरा के फिर से पूछ लिया जाएगा। यहाँ पर उसी का जो है डिटेल दिया गया है, इसको आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों, इसमें भी देखिए कथन कार्ण से इस बार भर-भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी आपको फैक्ट भी रटा होना चाहिए और उसका कारण भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो देखिए इसमें क्या पूछा है, इसमें कथन में दिया गया है, भारत जो है विश्व में जूट का सबसे बड़ा क्या है? उत्पादक है, ठीक है? कारण बताया गया है, भारत जूट उत्पादन पीली क्रांति के कारण बढ़ा है। तो जूट, इसको हम लोग गाँव में सन बोलते हैं, ठीक है? ये पूरी का तो पूरी जो है पानी की खेती होती है, इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है? इससे जो है रस्सी बनती है, हमारे गाँव गाँव में या फिर ग्रामीण इलाकों में बाध कहते हैं। तो आप देखेंगे, ये तो बात सही है कि भारत जो है विश्व में जूट उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र रहा है, ठीक है? इसके बाद बांग्लादेश आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कार्ड जो बताया गया है, येलो रिवॉल्यूशन की जहाँ तक बात करें दोस्तों, येलो रिवॉल्यूशन आप देखेंगे ऑयल सीड से संबंधित है, ठीक है? ऑयल सीड से संबंधित है, तो इसमें कार्ड गलत है, लेकिन जो है कथन जो है सही है, यानी इसमें ऑप्शन बी सही है, ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसके बाद बांग्लादेश, चीन का स्थान है। अगर राज्यों के अनुसार देखेंगे तो पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा, उसके बाद असम, बिहार, ठीक है? और जूट की कृषि के लिए अनुकूल परिस्थिति की बात करें तो तापमान आप देखेंगे तो यहाँ पर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच वर्ष भर देखेंगे, तो वर्षा की बात 150 से 150 सेंटीमीटर, और मृदा की बात करें तो वहाँ पर अच्छी जल निकासी वाली जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। अभी हमने बताया एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन से, येलो रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछा, हो सकता है कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछ ले जाए कि रिवॉल्यूशन से संबंधित क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है। ब्लैक रिवॉल्यूशन की बात करें तो क्रूड ऑयल संबंधित है, पेट्रोलियम से, ठीक है? ब्लू रिवॉल्यूशन की बात करें फिशेज से संबंधित है। ब्राउन रिवॉल्यूशन की बात करें लेदर इंडस्ट्री से संबंधित है। गोल्डन रिवॉल्यूशन आपकी बात करें तो फ्रूट और हनी से संबंधित है। ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें तो फूड ग्रेन से संबंधित है। ग्रे रिवॉल्यूशन की बात करें फर्टिलाइजर से, ठीक है? पिंक ऑनियन ऑनियन से है। रेड रिवॉल्यूशन की बात करें तो मीट और टोमेटो से है, ठीक है? सिल्वर रिवॉल्यूशन की बात करें एग और पोल्ट्री इंडस्ट्री से है।
व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात करें, ये तो पता है आपको, मिल्क और डेयरी इंडस्ट्री से है। वहीं येलो रिवॉल्यूशन की बात करें तो आप देखेंगे ऑयल सीड से संबंधित है। इसके अलावा एवरग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है। तो ये फैक्चुअल डाटा आपको ध्यान रखना है कि आपके हर एग्जाम में काम आएगा। अब देखिए, ये भी देखिए फरवरी 2024 में आरआरआर में क्वेश्चन पूछा गया और बहुत अच्छी तरीके से और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और अगर आपने थोड़ा-सा भी दिमाग लगाया होगा, इसको कर लेंगे, ठीक है? तो इसमें पूछा, सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है, ठीक है? पूरा का पूरा आप देखेंगे सर्दी के मौसम में नॉर्थ इंडिया या पूरे इंडिया की बात करें, लगभग जो है शुष्क बना रहता है, यानी वर्षा नहीं होती, आर्द्रता आपको देखने को नहीं मिलती। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है। पहले कार्ड देख लेते हैं। इसमें कार्ड बताया गया है, शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर-पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, इसलिए इसमें बताया गया है कि सर्दी के मौसम में अधिकांश भाग शुष्क रहता है, जबकि ऐसा नहीं है। अब आप देखिए, शुष्क रहने का मतलब क्या है? शुष्क रहने का मतलब क्या है दोस्तों? शुष्क रहने का मतलब यह है कि वहाँ पर नमी की कमी है। अगर यही मानसून होता, तो यहाँ पर आप देखेंगे टेम्परेचर हाई होता, यहाँ पर लो प्रेशर का विकास होता, हवाएँ जो है आर्द्रता ग्रहण करके ऊपर उठती और वर्षा होती। लेकिन सर्दी का मौसम है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर का विकास है। तो हाई प्रेशर का विकास है, तो वैसे भी जो है यहाँ पर शुष्कता, आपको वर्षा कोई देखने को मिलेगी नहीं। अगर यहीं लो प्रेशर का विकास या गर्मी का सीज़न होता, तो आपको आर्द्रता देखने को मिलती। तो ये जो कारण बताया गया है, उत्तर-पूर्वी व्यापारी पवनों की वजह से जो है ये शुष्क रहता है, ये बात जो है गलत है। लेकिन सर्दी के मौसम में अधिकांश भाग जो है शुष्क रहता है, ये बात जो है सही है, यानी ए सही लेकिन आर गलत, ठीक है? और सारे कारण हैं शुष्क रहने के, लेकिन आप कोर कारण आपको समझना है। इसके अलावा सर्दी के मौसम में आप देखेंगे तो आपको आर्द्रता देखने को मिलती, कुछ वर्षा आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ आप देखेंगे तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ के कारण आप देखेंगे, तो सर्दी के मौसम में आप कुछ नमी देखने को मिलती है, जिसके कारण रबी की फसल के लिए ये इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर देखें, मेडिटेरियन सी से जो है आर्द्रता ग्रहण कर कर जो है यहाँ पर वर्षा होती है। तो भारत में 2 टाइप की मानसून पाई जाती है। एक तो होता है साउथ वेस्ट मानसून, ये होता है गर्मी का सीज़न। तो इंडियन ओशन से आर्द्रता ग्रहण करके, ठीक है? तो यहाँ पर देखें गर्मी का सीज़न, तो भारत में लो प्रेशर का विकास रहता है पूरा भारत में, ठीक है? और यहाँ से आर्द्रता ग्रहण करके हवाएँ चलती हैं और भारत में वर्षा करती है। वहीं आप देखेंगे ठंडी के सीज़न में, ठीक है, पूरे का पूरा आप देखेंगे तिब्बतीयन रीजन में हिमालय हाई प्रेशर का विकास रहता है और इंडियन ओशन में लो प्रेशर का विकास रहता है। हमेशा हवाएँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ रहती हैं। तो यहाँ पर कोई आर्द्रता ग्रहण कर नहीं रही हैं, तो ये यहाँ पर वर्षा करेंगे नहीं। तो आपको सिंपल वे में यही कारण आपको समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, इसमें भी कथन कार्ड से क्वेश्चन पूछा गया और ये भी बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है और आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसको कर ले जाएँगे, या आप कहीं घूमने-वूमने गए हैं, कहीं भी पहाड़ी रीजन में आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैं वेस्टर्न घाट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको हिमालयन रीजन की बात कर रहा हूँ, या जहाँ पर आइस आपको देखने को मिलेगी, वहाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक है? वेस्टर्न घाट की बात करें तो वहाँ पर आपको हरियाली हर जगह देखने को मिलेगी, क्योंकि पूरी की पूरी वर्षा आपको देखने को मिलेगी। तो कथन में क्या कहा गया दोस्तों? इसमें पूछा गया हिमालय के उत्तरी ढलानों पर, ठीक है? ये हिमालय हो गया, यहाँ पर उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक वनस्पति आवरण देखने को मिलते हैं। कारण बताया गया दोस्तों, हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है, ठीक है? दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। फिर से एक बार कथन पढ़िए, हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति होता है। देखिए, उत्तरी ढलान ये हो गया, दक्षिणी ढलान ये हो गया, ठीक है? यहाँ पर कह रहा है अधिक घना वनस्पति होगा। देखिए, इसमें आपको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसको कर ले जाएँगे। सपोज़ ये हिमालयन रीजन है, ठीक है? यहाँ पर क्या है? समुद्री सतह है। तो हवाएँ यहाँ से आर्द्रता ग्रहण करके जो है चलेंगी। तो जैसे-जैसे हवाएँ ऊपर जाती हैं, वैसे-वैसे उसमें नमी की कमी आती जाती है। तो हवाएँ जो है जो नमी आती है अपने ड्यू पॉइंट पे जो है आकर यहाँ पर वर्षा करेंगी। तो हिमालय के जो दक्षिणी ढलान रहेगा, वहाँ पर आपको अधिक घनी वनस्पति देखने को मिलेगी, क्योंकि ऊँचाई बढ़ने के साथ-साथ हवाओं में नमी की कमी यानी आर्द्रता की कमी आती जाती है और जब वहाँ पे पानी की मात्रा ही नहीं रह जाएगी, तो वर्षा करेगी नहीं उत्तरी ढलान पर, ठीक है? तो इसमें कहने का मतलब वर्षा की जो कारण बताया गया है, ये तो सही बताया कि दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलान की तुलना में वर्षा अधिक होती है। लेकिन जो कथन बताया गया है कि हिमालय के उत्तरी ढलानों पर यानी ऊपर दक्षिणी ढलानों की तुलना में घना वनस्पति आवरण होता है, ये जो है गलत है। यानी इसमें ऑप्शन बी सही है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें ध्यान से पढ़िएगा और ये
और ये बहुत सटीक क्वेश्चन पूछा गया है। और रॉटरडम जो इसमें ऑप्शन दिया गया है, इससे 2 क्वेश्चन इस साल पूछे गए हैं। इससे पूछा गया यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। ऑप्शन 2, रॉटरडम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। कौन सा कथन सही है? तो आप देखिए, रॉटरडम बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। सबसे पहले आप इसको देखिए, यहाँ पर है रॉटरडम बंदरगाह, या इसमें देख लीजिए यहाँ पर रॉटरडम बंदरगाह और राइन नदी का मुहाना ये है, ठीक है। लेकिन रॉटरडम बंदरगाह मुहाने पर स्थित नहीं है, बल्कि नीदरलैंड की राजधानी जो है एम्स्टर्डम है, वो मुहाने पर स्थित है, लेकिन राइन नदी के मुहाने पर स्थित नहीं है। लेकिन जो पहला ऑप्शन दिया गया है, तो राइन नदी के एरिया में आप देखेंगे जर्मनी के कई शहर स्थित है, तो यहाँ पर कई सारी इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। तो ये कहने का मतलब इसमें ऑप्शन 2 गलत है, ऑप्शन 1 जो है सही है, यानी इसमें ऑप्शन डी सही है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एम्स्टर्डम, ध्यान रखिए कि एम्स्टर्डम जो है आपको मुहाने पे मिलेगा, लेकिन राइन नदी के मुहाने पे नहीं मिलेगा। राइन नदी के मुहाने पे आपको रॉटरडम भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत बारीक से इसको देखने पर आपको पता चलेगा, और ऐसी बात नहीं पहली बार पूछा गया है, बहुत सारे एग्जामों में आप देखेंगे पहले पूछा जा चुका है। जहाँ तक रॉटरडम बंदरगाह की बात करें, यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है और पूर्वी एशिया के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो नीदरलैंड की दक्षिणी हॉलैंड प्रॉन्ट रॉटरडम शहर उसके पास स्थित, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसको बहुत सावधानी से क्वेश्चन को बनाया गया है। वर्तमान अफगानिस्तान में क्या नहीं स्थित है? गजनी, परगना, कांधार, समरकंद, ठीक है। तो आप देखेंगे अफगानिस्तान में क्या नहीं स्थित है? गजनी तो स्थित है, ठीक है। और आपने सुना होगा इसका नाम कांधार, ठीक है। तो ये अफगानिस्तान में स्थित है, लेकिन यहाँ पर कांधार है, ठीक है। और आपने जो ये फरगना बात कर रहे हैं और समरकंद, समरकंद आप देखे होंगे उज्बेकिस्तान की राजधानी है। फरगना वैली आप देखें किर्गिस्तान, और यहाँ पर देखेंगे किर्गिस्तान और थोड़ा सा इधर आ जाएंगे तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के बीच जो है फरगना वैली आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार इसमें दोस्तों देखेंगे 2 और 3 सही होगा। अब इसमें और क्या ध्यान रखना है, इसमें राजधानी कभी-कभी मिलान के संदर्भ पूछा जाता है कि जैसे कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे, उज्बेकिस्तान की समरकंद, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद, ठीक है, और अज़रबैजान यहाँ पर आ जाएगा तो इसकी राजधानी बाकू हो। ये चीज़ें कुछ राजधानी शहर है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ये भी पूछा गया 2024 में, ये भी मैप के थ्रू क्वेश्चन पूछा गया और बहुत बारीकी से मिलता-जुलता नाम देके क्वेश्चन पूछा गया ताकि बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएँ। अफ्रीका में विक्टोरिया वाटरफॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, यह जाम्बिया और मोज़ाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है। ठीक है, जाम्बिया और मोज़ाम्बिक, ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन 2, यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है। सही उत्तर आपको बताना है। इसमें देखिए जाम्बेजी नदी पर स्थित है, ये सही है, लेकिन आप देखेंगे जो जाम्बेजी रिवर है, ठीक है, ये जाम्बिया और ज़िम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है, ना कि जाम्बिया और मोज़ाम्बिक की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर मोज़ाम्बिक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कहने का मतलब इसमें ऑप्शन 2 सही है। और इसमें क्या ध्यान रखना है, विक्टोरिया फॉल की बात हम कर लिए, विक्टोरिया लेक यहाँ पर स्थित है और ये जाम्बेजी रिवर पर स्थित है। यहीं पर आपको मिल जाएगा, इसकी सीमा पर आपको करीबा डैम मिल जाएगा और यहीं पर लेक करीबा भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी क्वेश्चन देखिए न्यूज़ में था और बहुत सटीक पूछा है। अगर ध्यान से आपने वर्ल्ड मैप या इज़राइल का जो चीज़ें न्यूज़ में थी उसको देखा होगा, तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएँगे। गाज़ा पट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, इसकी सीमा मिस्र से लगती है। ऑप्शन 2, इसकी सीमा इज़राइल से लगती है। सही उत्तर आपको बताना है। गाज़ा पट्टी के संदर्भ में, तो गाज़ा स्ट्रिप यहाँ पर है, इसकी सीमा मिस्र से लगती है। ये बात सही है। इसकी सीमा इज़राइल से लगती है। ठीक, दोनों बातें सही है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। इसमें ऑप्शन सी सही है, ठीक है? 1 और 2 दोनों सही है। तो सही उत्तर आपको चूज़ करना है। अब दोस्तों इसमें और चीज़ें क्या ध्यान रखनी है, बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसमें ब्लैक सी से सटे हुए कंट्री को आपको याद रखना है। रशिया, जॉर्जिया, इधर टर्की और बुल्गारिया,
ठीक है, ध्यान रखें ग्रीस नहीं लगा हुआ है, रोमानिया और इसके अलावा देखेंगे यूक्रेन, ये ब्लैक सी से लगा लगा हुआ है। ठीक है, इसमें और क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको कुछ स्टेट ध्यान रखने हैं। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखिए ये अजोब सी है, ये सी ऑफ मरमरा है। ठीक है, और यहाँ पर सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी को क्या जोड़ता है, बॉस्फोरस स्टेट जोड़ता है। वहीं एजियन सी और सी ऑफ मरमरा को डार्डनस स्टेट जोड़ता है। ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, अब आपको मेडिटेरियन सी से लगे हुए देशों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, खासकर इज़राइल वाले एरिया को। इसमें आपको ध्यान रखना है जॉर्डन जो है, जॉर्डन जो है ये मेडिटेरियन सी से नहीं लगता है, ये जॉर्डन की सीमा यहाँ पर है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर गाज़ा स्ट्रिप भी लगा है, इज़राइल भी लगता है, ठीक है, लेबनान भी लगता है, सीरिया भी लगता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है मेडिटेरियन सी से लगे हुए राज्य की। कुछ और इम्पोर्टेंट प्लेस इन न्यूज़ की बात कर ले, हो सकता है फरवरी 2024 में ना पूछा, इस बार पूछ लिया जाए, फिर से पेपर हो रहा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है, आपको ध्यान रखना है। डोंस्टक रीजन आपको यूक्रेन मिलेगा। ठीक है, खेरसोन रीजन आपको यूक्रेन मिल जाएगा। क्रीमिया पेनिनसुला भी आपको देखेंगे तो इस पर रशिया का अधिकार है। ठीक है, ये ब्लैक सी अजोब सी के पास मिलेगा, ये लोकेशन आपको ध्यान रखना। इसके अलावा अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, उसकी वजह से कुछ एरिया न्यूज रहती है, जैसे नागार्नो कोराबाग। नागार्नो कोराबाग रीजन है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मामला है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच, ये विवादित क्षेत्र है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें देखिए राजधानी शहर और उसके देश से मिलान करना है। कंपाला, किगाली, किंशासा, खार्तूम। यहाँ तक दोस्तों खार्तूम की बात करें, सबसे पहले ऑप्शन डी देखिए, खार्तूम जो है युगांडा का बंदरगाह है। इसके अलावा नाइल रिवर पर यहाँ पर खार्तूम बंदरगाह आपको देखने को मिले। ठीक है, अभी मैप हम आपको आगे दिखाते हैं। और किंशासा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी है। वहीं किगाली की बात करें, किगाली जो है रवांडा की राजधानी है। कंपाला जो है आप देखेंगे सूडान की राजधानी। ठीक है, इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी सही। यहाँ पर देखिए हमने बताया कि नाइल रिवर पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जहाँ पर ब्लू नाइल व्हाइट नाइल से मिलती है सूडान की राजधानी खार्तूम, यहाँ पर खार्तूम बंदरगाह है। तो यहीं से जो है इसे नाइल रिवर के नाम से जाना जाता है। जब यहाँ से आप देखेंगे इथोपियन प्लेन से लेक ताना से ब्लू नाइल निकलती है और विक्टोरिया लेक से आप देखेंगे व्हाइट नाइल निकलती है। खार्तूम बंदरगाह पर आकर दोनों मिल जाती है ब्लू नाइल व्हाइट नाइल, और यहीं से इसे नाइल रिवर के नाम से या नील नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, खार्तूम बंदरगाह के आगे। ठीक है, जैसे आप देखेंगे भारत में देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी के संगम के बाद गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, वैसे ही यहाँ पर खार्तूम बंदरगाह के पर मिलने के बाद इसे नाइल रिवर के नाम से जाना जाता है। और आपको ध्यान रखना इजिप्ट में ही नाइल रिवर पर आसवान डैम आपको मिल जाएगा और नाइल रिवर पर यहाँ पर लेक नासिर नासिर मिल जाएगा। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना। और इसका एक इजिप्ट का बंदरगाह अलेक्जेंडरिया बंदरगाह, ये नील नदी के आपको डेल्टा रीजन में देखने को मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, इसमें माउंटेन दिया गया है और यहाँ पर महाद्वीप दिया गया है। कौन सा माउंटेन किस महाद्वीप में स्थित है, एंडीज, अल्ताई, आल्प्स, अपलेशियन। तो आप देखेंगे अपलेशियन माउंटेन जो है वो कहाँ आपको मिल जाएगा, वो आप देखेंगे तो ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा। अभी लोकेशन दिखाते हैं। ठीक है, आल्स माउंटेन आपको कहाँ मिलेगा, यूरोप में मिल जाएगा। ठीक है, एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका में मिलेगा, 7200 किलोमीटर की आपको लंबाई देखने को मिलेगी। अल्ताई माउंटेन की बात करें वो आपको एशिया में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब चलिए एक एक मैप आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए ये एंडीज माउंटेन है पूरा। ठीक है, एंडीज माउंटेन आपको मिल गया साउथ अमेरिका में। ठीक है, और यहीं पर एंडीज माउंटेन पर आपको मिल जाएगा माउंट एकांकागुआ। ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। चिम्बोराजो भी आपको कहाँ मिलेगा, इक्वाडोर में, और ये भी आपको एंडीज पर्वत पर देखने को मिलेगा। कोटापैक्सी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, कहाँ पर आपको एंडीज पर्वत पर साउथ अमेरिका पर देखने को मिलेगी। वहीं अपलेशियन बात करें, अपलेशियन माउंटेन रेंज की, तो यहाँ पर रेंज आपको देखने को मिलेगा ईस्टर्न यूएसए में, नॉर्थ अमेरिका में। वहीं अगर बात करें रॉकी माउंटेन की, तो उसके हाईएस्ट पीक या यूएसए के हाईएस्ट पीक की बात करें, अलास्का में देखें माउंट मैकिनली या माउंट देनाली जिसे कहते हैं, ये यूएसए के हाईएस्ट, ये भी आपको ध्यान। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसमें जो एक टेम्परेट ग्रासलैंड इसे पम्पास कहते हैं। यूएसए में आप देखेंगे प्रेरी रीजन पाएगा, यहाँ पर जो है आप देखेंगे वीट का, वर्ड का, गेहूं का कटोरा कहते हैं इस प्रेरी रीजन को, ये भी आपको ध्यान रखना।
इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर आल्प्स मिल जाएगा, आल्प्स का विस्तार स्विट्जरलैंड, फ्रांस और आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, स्लोवानिया, ठीक है, लिechtenstein में आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर एक और माउंटेन की बात करें तो एक माउंटेन कौन सा था यहाँ पर, अल्ताई माउंटेन। अल्ताई माउंटेन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये मध्य एशिया में देखने को मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पूरा का पूरा देखेंगे तो ये अरब प्रायद्वीप है, ठीक है, जिसमें सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, यमन आते हैं, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखिए, इराक, सीरिया, ये दोनों अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है, ठीक है, जिसमें ऑप्शन दो सही हो, सॉरी एक सही हो जाएगा, 2 और 4 ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। वहीं आपसे पूछा जाए पर्शियन गल्फ से लगे हुए या अरेबियन गल्फ से लगे हुए जो है, अगर देश से पूछा जाए तो आपको ध्यान है ईरान, इराक, कुवैत, ठीक है, कतर, यूएई, सऊदी अरब, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। इधर रेड सी से लगे हुए आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए रॉटरडम फिर से ऑप्शन में आ गया। इसमें पूछा निम्नलिखित में कौन सा यूरोप के किसी देश की राजधानी नहीं है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा है, ये नहीं पूछा है कौन सा राजधानी है, कौन सा नहीं है। अगर आपने अंडरलाइन करके क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा तो आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। रीगा, रॉटरडम, जाग्रेब, ज्यूरिख। अभी मैंने बताया कि रॉटरडम जो है एक बंदरगाह शहर है नीदरलैंड का, एम्स्टर्डम जो है राजधानी है नीदरलैंड के। ज्यूरिख की बात करें स्विट्जरलैंड का एक जो है शहर है, सबसे बड़ा शहर है, राजधानी नहीं है। जबकि रीगा और जाग्रेब की बात करें तो रीगा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जाग्रेब आप देखेंगे तो क्रोशिया की राजधानी, रीगा आप देखेंगे तो लातविया की राजधानी आपको देखने को मिलेगी। ज्यूरिख जो है एक बहुत बड़ा शहर है स्विट्जरलैंड का, एम्स्टर्डम जो है नीदरलैंड का राजधानी है। तो इस प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 2 और 4, यानी पूछा कौन सा नहीं है, इसमें ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, इसको भी ध्यान से पूछिएगा, फैक्चुअल प्लस अप्लाइड, ये पूरा का पूरा जो है फैक्चुअल क्वेश्चन। ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1, यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है, उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। ऑप्शन 2, इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। तो आपको सही उत्तर आपको बताना। देखेंगे जो ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई यानी कोरल रीफ की बात करें तो विश्व का सबसे लंबा कोरल रीफ आपको देखने को मिलेगा, जिसकी लंबाई 2300 किलोमीटर है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के आप देखेंगे उत्तर पूर्वी भाग में पाया जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें सिर्फ ऑप्शन 1 सही है, 2 गलत है, ठीक है। और कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और दे दें। सुंदरबन जो है भारत का सबसे बड़ा जो है, वेस्ट बंगाल में स्थित सबसे बड़ा जो है लार्जेस्ट मैंग्रोव एरिया है, ठीक है, इवन पूरे विश्व का, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे अगर एरिया की बात करें उसके बाद नंबर आता है, गुजरात में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव रीजन देखने को मिलेगा, फिर आप देखेंगे अंडमान निकोबार में, इसके बाद आंध्र प्रदेश में, फिर आप आ जाएंगे इधर महाराष्ट्र में देख। वहीं अगर कोरल रीफ के बारे में पूछा जाए, सबसे ज़्यादा कोरल रीफ आपको मात्रा के आधार पर कहाँ मिलेगा, अंडमान निकोबार में, फिर लक्षद्वीप में, इसके बाद गल्फ ऑफ कच्छ में, फिर आप जाएँ गल्फ ऑफ मन्नार में देखने को मिले। ये कोरल रीफ के बारे में एरिया वाइज आपको बता रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे वेस्ट बंगाल, ओ सॉरी, मैंग्रोव एरिया के बारे में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पर कोरल रीफ मिलता है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से राज्य में मैंग्रोव एरिया है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, देखिए ये भी अप्लाइड क्वेश्चन है। इसमें कथन दिया गया है विषुवत-रेखी बायोम सबसे घना और सर्वाधिक जैव भार वाला बायोम है। कारण बताया गया है विषुवत-रेखी वन क्षेत्र में वर्ष भर उच्च वर्षा होती है और उच्च तापमान बना रहता है। तो मैंने अगर आपने ये यूपी पीसीएस की जो हमने क्लासेस करवा रहे हैं पीवाई की सीरीज देखा होगा, उसमें हमने आपको विश्व स्तर की वनस्पति और जलवायु के संबंध में रिलेशन आपको बताया, जिसमें हमने विषुवत-रेखी जलवायु और के बारे में आपको बताया है, जिसमें हमें ये बताया कि वहाँ पर साल भर आपको वर्षा, कहने का मतलब टेम्परेचर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, तापमान उसको ज़्यादा देखने को मिलेगा, वहाँ पर 0 से 10 के बीच स्थित है। और जब अगर तापमान टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलेगा तो वो लो प्रेशर बना रहेगा। लो प्रेशर के बाद जैसे-जैसे पानी गर्म होता है तो दोपहर के बाद क्या होता है, हवाएँ ऊपर होकर उठकर संघनित होकर दोपहर के बाद बिजली की चमक के साथ कुछ समय के लिए मूसलाधार वर्षा करती है। और मूसलाधार वर्षा के कारण आप देखेंगे यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक है, जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी, जैसे वेस्टर्न घाट में वर्षा ज़्यादा होती है, तो हिमालय की अपेक्षा जैव विविधता आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है? और कहने का मतलब अगर एक दूसरे शब्दों में कहें, तो पूर्वी हिमालय की अपेक्षा
सॉरी, पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा जैव विविधता ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि वर्षा की मात्रा आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। वहाँ पर हरियाली आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है? तो इस ऐसे ही आप इसको समझ सकते हैं। अगर यहाँ पर वर्षा ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पर जैव विविधता भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन आप देखेंगे सॉइल जो पाई जाती है, यहाँ पर लैटेराइट सॉइल पाई जाती है। क्योंकि वर्षा इतनी ज़्यादा होती है, एक यहाँ पर विषुवत-रेखीय जलवायु दशा में, दूसरा एक चिन टाइप क्लाइमेट में, दोनों जगह वर्षा ज़्यादा होती है। दोनों जगह लैटेराइट सॉइल यानी रेड सॉइल पाई जाती है। क्यों? रेड सॉइल क्यों होता है? क्योंकि आप देखेंगे इतनी वर्षा होती है, वहाँ पर निक्षालन की प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। जितने पोषक तत्व ज़रूरी होते हैं मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए, ठीक है, कृषि के लिए, वो सब क्या होते हैं, हल्के होते हैं और पानी के साथ घुलकर नीचे की परतों में चले जाते हैं। ऊपर जो है आप देखेंगे आयरन के ऑक्साइड, ठीक है, भारी तत्व जो है आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए वहाँ पर रेड सॉइल या लैटेराइट सॉइल आपको देखने को मिलता है। ठीक है। यहाँ पर कौन-कौन से पौधे पाए जाते हैं विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश में, ये भी आपको देखना है, महोगनी, रोज़वुड, आयरनवुड, चिनकोना, एनी, एबोनी। तो ये यहाँ से आपको पता चलेगा कि कथन जो कहा गया है उसका कार्य जो बताया गया वो दोनों सही, यानी विषुवत-रेखीय वन क्षेत्र में वर्ष भर जो है उच्च वर्षा, उच्च तापमान के कारण वहाँ पर जो है घना और सर्वाधिक जयभार वाला एरिया आपको देखने को मिले। इसमें ऑप्शन बी सही हो। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर चेन टाइप मानसूनी टाइप क्लाइमेट की बात की गई है। सॉरी, मैंने यहाँ पर चेन टाइप क्लाइमेट बोल दिया। यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर मानसूनी टाइप क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। मानसूनी और विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश में आपको लैटेराइट सॉइल आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? यहाँ पर मानसूनी टाइप क्लाइमेट आपको देखने को मिल जाएगा, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में ये चीज़ें दी गई है, कहाँ पर कौन-सी वर्षा होती है, कितनी कौन-कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप पीडीएफ जो है टेलीग्राम से जो है यहाँ से व्हाट्सएप पेज से लेकर रिवीजन कर लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, फिर से मैं कह रहा हूँ, आप लोग अगर आरओ-एआरओ दे रहे हैं, सिर्फ आरओ-एआरओ ही दे रहे हैं और आप यूपी पीसीएस नहीं दे रहे हैं, तब भी आप यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू ज़रूर देख के जाइएगा। अगर आप यूपी पीसीएस दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन जो है अब वन लाइनर ना होकर अप्लाइड होने लगे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।